हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जो भी नया आ रहे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी स्टोरीज़ आपको कैसी लग रही है। आई होप सो आपको अब तक की स्टोरी पसंद आई हो। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। ओके, मैं आप सभी के सामने एक न्यू स्टोरी के साथ हूँ। ये हमारे जान के बर्थडे के लिए। हैप्पी बर्थडे शाहजान। आप हमेशा ऐसे ही सक्सेसफुल रहें, तरक्की करें और लाइफ में आगे बढ़ें, जो भी चाहे आप वो पाएँ। तो ये तो था उनके लिए बर्थडे का गिफ्ट। एंड नाउ एक पर्सन की रिक्वेस्ट, एक नहीं मे बी शायद 2-3 लोगों की रिक्वेस्ट थी कि शांग वांग लाऊं मैं। तो बर्थडे स्पेशल से अच्छा और कौन सा मौका होगा जब मैं शाहजहान के बर्थडे पे ला सकता हूँ ये स्टोरी। तो हाँ, उनके बर्थडे के लिए ये गिफ्ट है और आपके लिए भी गिफ्ट है। ठीक है, तो होप सो आपको ये स्टोरी पसंद आए। जैसे भी हो कमेंट के थ्रू मुझे बताइएगा, क्योंकि मैं ज़्यादा श्यांग वांग नहीं बनाता हूँ, मैं ज़्यादातर वांगशन बनाता हूँ। तो रेयरली होगा जो मैं श्यांग वांग स्टोरी लाऊँ बनाऊँ। तो प्लीज़ ये आप ही की डिमांड पे है, प्लीज़ अप्रिशिएट करना मत भूलना। आप ही लोगों के लिए बना रहा हूँ ये स्टोरी। मैंने बहुत ही कम स्टोरी बनाई है श्यांग वांग, और जितना मैंने देखा है आपको पसंद आई है, इसलिए मैं दोबारा से श्यांग वांग लाने की हिम्मत कर रहा हूँ। एंड वैसे भी शाहजहान के बर्थडे पे ऑलमोस्ट मैं ले ही आता हूँ, या ये मूड पे भी डिपेंड करता है मेरे कि मूड होना चाहिए, मेरा स्टोरी लाइन होनी चाहिए, तब मैं ला पाता हूँ कोई भी स्टोरी हो, क्योंकि माइंड में भी तो आनी चाहिए। एंड मेरे माइंड में आ गई तो मैंने सोचा क्यों ना इसे बचा के रखूँ बर्थडे के लिए। तो इसलिए मैं अभी शेयर कर रहा हूँ। मैंने आप सभी की डिमांड सुनी एंड उसे आज फुलफ़िल कर रहा हूँ। तो चलिए, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूँगा, मैं स्टोरी में आगे बढ़ूँगा। स्टोरी की डिटेल्स आपको मैं स्टोरी के साथ साथ आगे देता जाऊँगा, लेकिन बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दूँगा। इसमें विंग की एज है 30 इयर्स एंड वांग जी की है 15। ठीक है, मतलब कि वांग जी 15 साल का है और विंग 30 साल का है। विंग किंग है, वांग जी प्रिंस है। तो हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। होप सो आपको पसंद आए। चलिए तो फिर हमें दिखाते हैं लैंस सेक्ट का सीन, जहाँ पे आज बहुत ज़्यादा क्राउड था और बहुत ज़्यादा लोग आए थे दूर दूर से। मतलब कि छोटे बड़े सेक्ट के किंग आए हुए थे आज लैंस सेक्ट में एक बड़ा ऑक्शन लगा हुआ था और सभी लोग उसी में शामिल होने आए थे। हर एक सेक्ट का किंग आया था, या फिर कहो प्रिंस आया था। हमें दिखाते हैं यहाँ के रीसेंट किंग को, जिसका नाम था लैन शूशे, जो कि यहाँ के किंग का छोटा भाई था, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उनका छोटा भाई। शूशे इस समय मेन जो कि हॉल था जहाँ पे सभी लोग असेंबल हुए थे, वहाँ पे सेंटर पे खड़ा था। शूशे सभी से कहता है, आप सभी का शुक्रिया यहाँ आने के लिए। शूशे सही से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, लाइक जैसे कि वो हिल डुल रहा है, वो ड्रंक है और उसके हाथों में अभी भी ग्लास था। वो पीता भी जा रहा था अपनी ड्रिंक एंड सबसे बातें कर रहा था। सभी से कहता है, आप सभी को यहाँ आने के लिए मैंने इनवाइट किया था और आप सभी मेरे इनविटेशन पे आए हैं, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप सभी को पता है कि यहाँ किस चीज़ का ऑक्शन है। सभी लोग देख रहे थे और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे। तभी शूशे कहता है, हाँ हाँ जानता हूँ, आप सभी का सब्र अब ख़त्म हो रहा है, तो मैं भी आप सभी को ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊँगा। वो इशारा करता है अपने गार्ड्स को। तभी उसके गार्ड्स वहाँ से चले जाते हैं और वो आके सीधे जो थ्रोन था वहाँ बैठ जाता है और सभी को देख रहा था। इधर सभी लोग इंतज़ार कर रहे थे। तभी अचानक से वहाँ पे एक पर्सन की एंट्री होती है और शूशे घबरा के उठ जाता है। सामने से वी सेक्ट के किंग वे वुशन आ रहे थे। शूशे खड़ा हो जाता है और मन में कहता है, ये तो कहीं नहीं जाते ऐसी जगह पे। इनके सेक्ट से
कभी भी ऐसे किसी काम में वही सेक्ट के किंग नहीं जाते, तो आज कहाँ से टपक पड़े। वो थोड़ा सा घबरा जाता है, लेकिन तुरंत ही खड़े होकर बो डाउन करता है। तभी विंग सामने आता है और स्मैक करता है। तभी शूशे कहता है, महाराज वे आइए। विंग आगे चल के आता है। तभी शूशे तुरंत ही आता है और कहता है, आप यहाँ आइए महाराज। विंग आ रहा था, सभी लोग देख रहे थे। काफ़ी सारे लोग हैरान थे क्योंकि विंग कहीं पे भी नहीं जाता था ऐसे किसी ऑक्शन में। विंग जाके बैठ जाता है और देखता है शूशे को, लेकिन शांत था। तभी शूशे स्माइल करता है और अपने सर्वेंट से कहता है, महाराज को ड्रिंक सर्व करो। तभी सर्वेंट आते हैं और जो विंग था वो तुरंत ही मना कर देता है और कहता है, नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता। तभी शूशे पीछे हो जाता है क्योंकि विंग फर्स्ट टाइम आया था इस सेक्ट में। वो इससे पहले कभी नहीं आया था। इससे पहले उसके फादर आते थे जब इस महल के पहले मतलब प्रीवियस किंग जिंदा थे, तब विंग के फादर आते थे। और जब वो डेड हुए उसके बाद उनके सेक्ट से यहाँ कोई नहीं आया क्योंकि इस सेक्ट के बारे में बहुत कुछ सुनने में आया था और विंग को भी पसंद नहीं था अब यहाँ आना। लेकिन आज फर्स्ट टाइम विंग खुद आया था इस सेक्ट में, तो इसीलिए विंग की इन्फॉर्मेशन किसी को नहीं थी कि वो क्या करता है, कैसे करता है और उसका बिहेवियर कैसा है, बस सुना था। विंग ने भी इस सेक्ट के बारे में सुना था, कभी जाना नहीं था, इसलिए वो आज यहाँ आया था। शूशे पीछे हो जाता है और एक फेक स्माइल देता है और कहता है, आप आराम से बैठिए, आप आए हैं यही बहुत बड़ी बात है महाराज। तभी विंग हाँ में सिर करता है। विंग के भी फादर अब नहीं थे, उनको भी एक युद्ध में मार दिया गया था। तब से विंग ने ही इस सेक्ट को संभाला था, मतलब कि अपने वही सेक्ट को। विंग चुपचाप बैठ के देख रहा था। विंग की आइज़ ही इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि शूशे घबरा रहा था और वहाँ पे और सारे लोग भी, क्योंकि सबको अच्छे से विंग का तरीका पता था, विंग का स्टाइल कि विंग कैसा है युद्ध में। विंग ज़्यादा सेना नहीं ले जाता था और जितनी भी ले जाता था वो परफेक्ट होती थी। विंग बहुत ही नाप तोल के डिसीज़न लेता था और ज़्यादातर वो अपनी बातों से ही वॉर को शांत कर देता था। इतना उसे वॉर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। वो काफ़ी ज़्यादा माइंडेड था, इंटेलिजेंट। विंग चुपचाप बैठा हुआ था और वो इस पूरे महल को देख रहा था। विंग हर एक चीज़ पे नज़र रखे हुए था, हर एक इंसान पे, और कुछ ऑब्ज़र्व कर रहा था। इधर बाकी सारे लोग बेताब थे और थोड़ी देर में एक पर्सन की एंट्री होती है। तभी शोर की आवाज़ आती है, लाइक जैसे कि लोग बातें करने लगे हो, अरे वो आ गया, अब स्टार्ट होगी ऑक्शन। तभी विंग भी धीरे से अपना फोकस हटाता है और डोर की तरफ करता है जहाँ से उस पर्सन को लाया जा रहा था। ये इस सेक्ट का प्रिंस था, इकलौता प्रिंस जिसे लाया जा रहा था। वो प्रिंस इस समय चल नहीं पा रहा था, उसे पकड़ के लाया जा रहा था, लाइक उसे सारे सर्वेंट पकड़ के ला रहे थे, 3 से 4। जो हॉल का सेंटर था वहाँ लाके उस प्रिंस को खड़ा कर दिया जाता है। उसके हाथ पीछे की तरफ बंधे थे और वो इधर उधर डगमगा रहा था। उसे वहीं पे खड़ा कर दिया जाता है और जो शूशे था इशारा करता है, बाकी के सारे सर्वेंट पीछे हट जाते हैं और जो प्रिंस था वो वहीं पे खड़ा सबको देख रहा था और उसकी आंखें इस समय नशे में थी। जो शूशे था वो कहता है, ये हैं इस लैंड सेक्ट के प्रिंस लैन वांगजी। आज इन्हीं का ऑक्शन है, आप सभी को तो पता ही है। सभी एक्साइटेड थे। प्रिंस लैन वांगजी के बारे में सुना था कि वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, मतलब कि अब तक के सबसे ज़्यादा खूबसूरत प्रिंस। लैंड सेक्ट अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा खूबसूरत और हैंडसम होते थे। वांगजी अभी खूबसूरत था, अभी बड़ा नहीं हुआ था। जब बड़ा होगा तब पता चलेगा वो कितना हैंडसम है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और जो वांगजी की मदर थी और जो फादर, वो भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड हैंडसम थे, मतलब कि फादर हैंडसम, मदर ब्यूटीफुल। तो वांगजी उन्हीं पे गया था और उसके खूबसूरती के चर्चे थे। लेकिन ज़्यादा वांगजी बाहर नहीं निकला था क्योंकि युद्ध में जाने की अभी उसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी थी, वो छोटा था अभी के लिए, तो इसलिए वो कभी बाहर नहीं निकला, उससे कोई मिला नहीं। आज फर्स्ट टाइम सब देख रहे थे, जो सुनी सुनाई बातें थी आज उस पर बिलीव कर रहे थे। और सच में वांगजी से किसी की नज़र नहीं हट रही थी। सब काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे वांगजी को देखने के लिए।
जब विंग वांगजी को देखता है तो बस फ्रीज़ हो जाता है और वो उसे देख रहा था एकटक। विंग वांगजी को ऊपर से लेकर नीचे तक ऑब्जर्व कर रहा था कि वो है कैसा, चल कैसे रहा और खड़ा कैसे, और उसकी हालत अजीब सी क्यों है। इधर जो वांगजी था वो ऑलरेडी बहुत खूबसूरत था, लेकिन उसे जानबूझ के काफ़ी ज़्यादा डेकोरेट करके लाया गया था, लाइक रेडी करा के, बहुत अच्छे कपड़े पहना के एक प्रिंस को एक प्रिंसेस की तरीके रेडी करके लाया गया था और उसे ला के बीच में खड़ा कर दिया गया था। वांगजी सभी को देख रहा था और वो स्टेबल नहीं हो पा रहा था, मतलब एक ही जगह खड़े होकर वो इधर से उधर डगमगा रहा था और अचानक से वो गिर जाता है। तभी सब स्माइल करते हैं और उसमें से कुछ लोग उठ जाते हैं और कहते हैं, अरे प्रिंस लैन वांगजी तो गिर गए। लैन वांगजी खतरा भी हो सकता था अगर लैन सेक्ट को उसने संभाल लिया, क्योंकि वांगजी की स्किल्स के बारे में काफ़ी सारे चर्चे थे कि जो लैन सेक्ट का प्रिंस है फाइटिंग में अच्छा है, और अगर उसने लैन सेक्ट की बागडोर अपने हाथों में ले ली तो कल को वो खतरा भी बन सकता है हर सेक्ट के लिए। तो इस ऑक्शन में आने का ये बहुत अच्छा चांस था और वांगजी को अपने अंडर करने का। वांगजी की ही बोली लगने वाली थी आज, जो भी अच्छे पैसे देगा वो वांगजी को ले जाएगा, और ये सब कुछ शूशे कर रहा था, अपने नेफ्यू को सेल कर रहा था, किसी भी राजा किसी भी प्रिंस को बस पैसे अच्छे होने चाहिए। जो शूशे था इस महल की एक एक ख़ास चीज़ बेच रहा था डे बाय डे। वो इतना ज़्यादा नशे का आदी हो गया था कि वो धीरे धीरे करके अपने ही सेक्ट को खुद बर्बाद कर रहा था। वांगजी संभाल सकता था फ्यूचर में इस सेक्ट को, लेकिन वो अभी छोटा था, अभी उसके हाथों में कुछ नहीं था। उसके फादर के जाने के बाद सीधे उसके अंकल ने इस सेक्ट को संभाला। वांगजी को लगा कि सब ठीक होगा, वो दुखी था अपने फादर के जाने के बाद, लेकिन जब शूशे ने सब कुछ संभाला तो वांगजी थोड़ा रिलैक्स हुआ कि चलो उसके पास उसके अंकल हैं, उसे सिखाएंगे और फ्यूचर में वो किंग बनेगा तो संभाल लेगा सब कुछ। लेकिन यहाँ कुछ और होने लगा कुछ दिन में। सिर्फ वांगजी और उसके अंकल ही थे इस सेक्ट में। इस सेक्ट को संभालने के लिए वांगजी छोटा था, इसलिए अभी संभाल नहीं सकता था, उसे अपने अंकल के ऑर्डर को फॉलो करना पड़ता था, और उसके अंकल ऑटोमेटिक उसके वांगजी के फादर के जाने के बाद तुरंत ही किंग बन गए थे, उन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो वो अपने तरीके से इस सेक्ट को चला रहे थे और अब वो वांगजी को भी सेल कर रहे थे बिना वांगजी की परमिशन के। उसे इस तरीके से ला के सभी के सामने खड़ा कर दिया था। वांगजी की परमिशन लेते तो वांगजी कभी भी ऐसा होने नहीं देता। वांगजी को एज अ डॉल खड़ा कर दिया था सभी के सामने और सभी देख रहे थे। वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ये सच में काफ़ी खूबसूरत है, क्या हम इसे टच करके देख सकते हैं? तभी वो लोग हाँ में सिर करते हैं। पहले तो जो भी लोग आए थे उनके दिमाग में बहुत कुछ आता है, लाइक वांगजी अगर उनके अंडर आ गया तो बहुत कुछ उनके अधीन हो सकता है। सबको पता था शूशे का, आज नहीं तो कल शूशे अपने इस कामों के चलते पूरा लैंड सेक्ट बेच देगा धीरे धीरे करके और सब ख़त्म हो जाएगा। बट अगर वांगजी जिसके पास होगा कल को जीत उसी की होगी, क्योंकि वांगजी काफ़ी ज़्यादा काबिल था और ये फिर से लैंड सेक्ट को खड़ा कर सकता है, उसमें इतनी ताकत थी। इसलिए मेन चीज़ है वांगजी को हथियाना, बाकी सेक्ट तो अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, मिट जाएगा। ये चीज़ शूशे नहीं सोच रहा था, उसे क्या लेना देना। वैसे भी शूशे सेल्फिश था अपनी चीज़ों को लेके, अपने आप को लेके उसे किसी से कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपनी खुशियों के बारे में, अपनी इच्छा के बारे में, और किसी चीज़ के बारे में नहीं। इधर वांगजी पड़ा हुआ था ऐसे और बस उसकी आंखें खुल रही थी, बंद हो रही थी, उसे आवाज़ें आ रही थी, बातें सुनाई दे रही थी, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो बस सबको देख रहा था। वांगजी उठने की कोशिश कर रहा था, तभी उनमें से एक किंग आता है, थोड़ा ओल्ड था, उसकी नीयत अच्छी नहीं थी वांगजी पे। वो आके पकड़ के उसे सीधा करने लगता है और वांगजी देख रहा था, उसकी आंखें पूरी ब्लरी थी और उसे कुछ भी सही से नहीं दिख रहा था। वांगजी को बहुत ज़्यादा ड्रिंक करा दी गई थी जिससे कि वो होश में न रहे, क्या हो रहा है यहाँ उसे पता न चले। वांगजी बस उठ के बैठ जाता है, उसके हाथ अभी भी पीछे बंधे हुए थे। विंग दूर से सब कुछ देख रहा था, फिर से वो नज़रें हटा लेता है और आसपास देखता है। वो शूशे यहाँ की हर एक चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहा था। वांगजी बस ऐसे बैठा था, तभी वो खुद के हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है। वो किंग आके उसे पकड़ रहा था और
उसे टच कर रहा था। बहुत अजीब लग रहा था वांग जी को। उसे एहसास तो था लेकिन समझ कुछ नहीं आ रहा था। वांग जी बस ब्लरी आई से देख रहा था और उसे कुछ भी क्लियरली दिख नहीं रहा था। इधर सभी वांग जी के आने के बाद वांग जी में बिज़ी हो जाते हैं। यहाँ तक कि शुशे भी देख रहा था कि सभी पसंद कर रहे हैं वांग जी को इस तरीके के लुक में, लाइक प्रिंसेस स्टाइल में। इस बात से शुशे काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा था और सोच रहा था उसका ये ऑक्शन वाला प्लान काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा और वांग जी की अच्छी खासी कीमत मिल सकती है उसे। इधर जो वेइंग था सबकी नज़रों को देखता है, सभी बिजी हैं। वेइंग चुपचाप उठ जाता है और वहाँ से निकल लेता है। वेइंग बाहर निकलता है और यहाँ पे देख रहे थे सब जो भी गार्ड्स थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं सकता था। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि किंग को रोक ले। वैसे भी वेइंग के बारे में ज़्यादातर लोग जानते थे। जैसे शुशे स्वागत कर रहा था वेइंग का और डर रहा था, वैसे सबको पता था कि वेइंग काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। वेइंग बाहर निकलता है और तुरंत ही आसपास देखने लगता है और इस जगह को एक्सप्लोर करता है। वेइंग पूरी जगह एक्सप्लोर करके आता है काफ़ी देर बाद और अच्छे से सारी चीज़ों को जान लेता है, समझ लेता है। उसके बाद वो वापस से आता है उसी हॉल में। इधर हमें हॉल का सीन दिखाते हैं। वेइंग को टाइम लग गया था आने में बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पूरे महल को देखने गया था, मतलब बहुत फास्टली देखने गया था और उसे टाइम लग गया कम से कम आधा घंटा। और वो जब वापस आया उस प्लेस पे तो जो सीन देखा वेइंग ने, वो देख के शॉक्ड था। वेइंग देखता है कि जो वांग जी है उसके कपड़ों को धीरे धीरे करके ये सारे लोग खोल लें सभी के सामने। वांग जी के आधे से ज़्यादा कपड़े उतर चुके थे, मतलब कि उसका जो इनर रोब था वो भी ओपन हो चुका था। वांग जी इस समय खड़ा था और जैसे कि बचने की कोशिश कर रहा हो। उसके हाथ पीछे बंधे थे, इसीलिए उसके कपड़े सारे जाके उसके हाथ में अटक गए थे और वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। लाइक उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इतने सारे लोग, जो कुछ भी हो रहा था। वांग जी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था। इस समय वांग जी सिर्फ अपनी पैंट में था। वांग जी देख रहा था। वांग जी 15 साल का था, लेकिन उसका बॉडी स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, हॉट, अट्रैक्टिव। वांग जी एक बॉय था, लेकिन उसे ट्रीट गर्ल जैसा किया जा रहा था, लाइक प्रिंसेस जैसा। तो वांग जी को ये भी समझ नहीं आ रहा था, ये सब उसके लिए काफ़ी न्यू था। लेकिन वेइंग की समझ में सब आ जाता है कि किस टाइप से सेल किया जा रहा है। उसे लगा था वांग जी को गुलाम बनाया जाएगा और लाइक जो भी उसे ले जाएगा वो वांग जी से अपने सारे काम करवाएगा, उसे ट्रेन करेगा। कुछ भी बना सकता है वांग जी को, क्योंकि वो एक राजा का बेटा है, एक प्रिंस है, तो उसे स्किल तो पता ही होंगे मारपीट और वॉर वगैरह के। लेकिन वांग जी को नहीं पता था कि इस टाइप का ऑक्शन लग रहा है, लाइक वांग जी को ही सेल किया जा रहा है अलग तरीके से। वेइंग तुरंत ही एंटर होता है, तभी सभी बिजी थे। वांग जी चिल्लाता है, मतलब कि उसे अजीब लगता है तो वो चिल्ला देता है और वो चीख रहा था, क्योंकि ये सब हटाने में वांग जी को अजीब लग रहा था। भले वो सेंस में नहीं था, लेकिन अब उसे इरिटेटिंग लगने लगता है और वो ख़ुद को छुड़ाने की कोशिश करता है और चिल्ला रहा था। बस उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि बस अपने हाथ ये लोग दूर कर लें। इधर जो वेइंग था वो पहुंचता है और एक वॉइस करता है, स्टॉप। तभी सब के सब शांत हो जाते हैं। वेइंग की आवाज़ सुनने के बाद यहाँ तक शुशे भी शांत हो जाता है। शुशे बड़ी आइस करता है और मन में कहता है, हाँ ये तो इधर बैठे थे। वो तुरंत ही वेइंग की जगह देखता है जहाँ पे इस समय कोई नहीं था। तभी शुशे कहता है, ये वहाँ, ये क्या इधर उधर घूम रहे थे। वो डर जाता है और तुरंत ही खड़ा होता है और सभी लोग खड़े हो जाते हैं, मतलब सब बैठ के वांग जी को कहीं परेशान कर रहे थे, कहीं खींच रहे थे, कुछ भी कर रहे थे। मतलब उसकी नोचा खसोटी हो रही थी, लाइक उसे नोचा जा रहा था और उसे घसीटा जा रहा था। ये चीज़ वेइंग को पसंद नहीं आती है। भले तुम सेल कर रहे हो, लेकिन एक तरीके से, क्योंकि वो एक शाही खून है, वो एक प्रिंस है, तो तरीका होना चाहिए हर चीज़ का। वेइंग को ये पसंद नहीं आता है। वेइंग आगे आता है और कहता है, ये सब क्या हो रहा है, ये किस तरीके का व्यवहार है सभी का, पीछे हटो अभी कभी। वांग जी देख रहा था कि सामने कोई पर्सन आया और किसी ने रोका है। वेइंग अपनी स्वॉर्ड निकालता है और कहता है, हटो। तभी सभी हट जाते हैं तुरंत ही और वांग जी को वैसी हालत में छोड़ देते हैं। वेइंग उसे देखता है। वांग जी अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी विजिबल हो रही थी और थोड़ी सी पैंट उसकी नीचे हुई थी, बट ज़्यादा नहीं, लिटिल बिट। तभी वांग जी की स्लिम कमर वेइंग को दिखती है।
वेंग धीरे से पास आता है और शूशे को देखता है और कहता है, किस टाइप की सेल कर रहे हो तुम इसकी, कैसे बेच रहे हो? तभी शूशे घबरा जाता है। शूशे कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सेल कर रहा हूँ, बाकी जो करना है इन्हें करना है, मुझे क्या, कुछ भी करे इसका। वेंग शूशे को देखता है और कहता है, ओह, मतलब डिसाइड हो गया है किसने इसे ख़रीदा है। वो सभी की तरफ देखता है। शूशे कहता है, ये लोग तो अभी डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, तभी तो ये लोग ये हाल कर रहे हैं, इन्हें देखना था अच्छे से हमारे प्रिंस को, और वो इसमें करता है। तभी घूर के वेंग देखता है सभी को, तभी सभी दूर हो जाते हैं। वेंग कहता है, तमीज़ से, सलीके से अपनी जगह पे जाके बैठो, ये कोई तरीका नहीं है, और हाँ, जो इसे ख़रीद लेगा वही टच करेगा, समझ में आया? तभी सभी पीछे हो जाते हैं और हाँ में सिर करते हैं। वेंग उसे देखता है और जो कपड़े वांग जी के उसके हाथों में फंस गए थे उसे उसके ऊपर कवर करने के लिए वो हाथ आगे बढ़ाता है। पहले अपनी स्वॉर्ड को अंदर रखता है, उसके बाद वो धीरे से हाथ आगे बढ़ाता है और वांग जी के कपड़े ऊपर करता है उसी के ऊपर। वांग जी देख रहा था और हड़बड़ाया हुआ था और काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट लग रहा था। वेंग वांग जी के पैंट को भी ऊपर करता है जो थोड़ी स्लाइड हो गई थी। वेंग देख रहा था। वेंग वांग जी के कपड़ों को पहनाने लगता है खुद ही। जो शूशे था वो कहता है, अरे महाराज, ये आप क्या करें, छोड़िए ना उसे, आप यहाँ आके बैठिए, ये आपका काम नहीं है। और वैसे भी जब ये लोग उसे लेके जाएंगे तो कोई उसे सजा के तो रखेंगे नहीं, यही हाल होगा उसका। आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं प्रिंस वांग जी के लिए? जब वेंग सुनता है कि यही हाल करके रखेंगे वांग जी का, तो वेंग को बिल्कुल पसंद नहीं आता है। डोंट नो, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आता है। वांग जी एक प्रिंस था और उसकी ऐसी डिसरिस्पेक्ट वेंग को पसंद नहीं आती है। चाहे जो भले ये सेक्ट कोई मतलब नहीं रखता था वेंग के लिए, लेकिन फिर भी वेंग को अच्छा नहीं लग रहा था। डोंट नो कि वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा था, उसे क्या लेना देना, लेकिन उसके अंदर ह्यूमैनिटी थी, मतलब वो ऐसे नहीं देख सकता था किसी को भी। वेंग उसे कवर कर देता है, उसके बाद टाई करने के बाद छोड़ देता है, उसके बाद अपनी जगह पे आके बैठ जाता है, कुछ नहीं कहता है किसी से भी। सभी बैठे हुए थे। शूशे कहता है, चलिए आप सभी ने चेक कर लिया है प्रिंस को, तो जल्दी से अपनी अपनी बोली लगाइए और पैसे बताइए कितने देंगे, कितना अमाउंट जाएगा प्रिंस का। इधर जो वांग जी था फ्लोर पे इधर से उधर हो रहा था, उसके हाथ अभी भी बंधे थे। वांग जी उठने की कोशिश कर रहा था, वो फिर से उठने का ट्राई कर रहा था और वो उठ जाता है। अभी भी भयंकर नशे में था वो और उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा नशे में हो गया था वो। वांग जी उठने की कोशिश करता है, लाइक अपने नीज़ को फोल्ड करता है और नीज़ पे खड़े होने की, लेकिन वो फिर से गिर जाता है। सभी की हंसी निकल जाती है, लेकिन एक वेंग है जो हंसता नहीं है, वो बस देख रहा था और उसे ये सब पसंद नहीं आ रहा था, बिल्कुल नहीं, लेकिन वो शांत रहता है। तभी शूशे कहता है, बोली लगाओ। वहाँ पे वांग जी की बोली लगना स्टार्ट हो जाती है और वांग जी बस पड़ा था, उठने की बार बार कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। इधर वेंग ने जो उसे देखना था वो देख लिया था, जिस काम से आया था वो हो चुका था। वेंग चुपचाप बैठा था। तभी एक पर्सन सबसे ज़्यादा बोली लगाता है और कहता है, इससे ज़्यादा कोई दे पाएगा? तभी शूशे वेट करता है। शूशे कहता है, क्या कोई इनसे ज़्यादा दे पाएगा? तभी वो पर्सन स्माइल करता है और कोई भी हाँ नहीं करता है। तभी पर्सन कहता है, ठीक है, मैं इसे ले जाना चाहूँगा। तभी शूशे कहता है, ठीक है। वांग जी को पकड़ लिया जाता है उस पर्सन के द्वारा और उसे पकड़ के ले लिया जाता है। वेंग कहता है, हो गया, मैं जाना चाहूँगा। तभी शूशे को ये बात अजीब लगती है। शूशे कहता है, वैसे किंग, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप यहाँ आए क्यों थे? आपने तो बोली में भी पार्टिसिपेट नहीं किया, आप आखिर आए क्यों थे? और हाँ, आप महल में क्यों इधर उधर घूम रहे थे? वो एक खड़ा होता है, जैसे ही खड़ा होता है शूशे डर जाता है। वो एक अपनी स्वॉर्ड को टाइट पकड़ता है और घूरता है और इग्नोर करता है पूरी तरीके से और वहाँ से निकल लेता है। जो शूशे था एक तरीके से उसकी इंसल्ट थी, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता था, इस इंसल्ट का बदला नहीं ले सकता था, क्योंकि वेंग के बारे में अच्छे से पता था। वांग जी को पकड़ लिया जाता है अच्छे से और पकड़ के उसी राजा के
जो कैरेज था उसमें फेंक दिया जाता है उसे ले जाने के लिए। इधर वेंग वहाँ से निकल लेता है और अपना हॉर्स लेता है। ज़्यादा चीज़ें नहीं लाया था, सिर्फ अपना हॉर्स लाया था। ना ही किसी सेना, ना ही किसी सैनिक के साथ आया था, कुछ भी नहीं था, अकेले आया था। वो अपना हॉर्स लेता है और वहाँ से आगे बढ़ जाता है। बाकी के सारे लोग अपनी एक सेना की टुकड़ी लेके आए थे वहाँ, सेनापति या सैनिक या कुछ भी, मतलब सेफ्टी के लिए। लेकिन एक विंग ही था किंग में जो कि सिर्फ हॉर्स और स्वॉर्ड के साथ वहाँ आया था अकेले। तभी और ज़्यादा खौफ था सब में, मतलब कि विंग को किसी चीज़ का, किसी से भी खौफ नहीं था, बिल्कुल नहीं। उसे पता था कि कौन उसे हरा सकता है, कहाँ उसे सेफ्टी की ज़रूरत है और कहाँ नहीं। विंग फालतू दिखावा नहीं करता था किसी चीज़ का। वो वहाँ से निकल चुका था। बाकी के जो लोग थे वो भी जाते। जो पैसे थे शूशे को आराम से मिल गए थे। शूशे बहुत खुश होता है और उन पैसों को ले लेता है और बोलता है, एक मुसीबत गई, अब ये महल मेरा है और धीरे से इसे भी बेचूंगा। इसकी एक एक जगह, एक एक चीज़, सब कुछ बेच दूंगा। अगला नंबर है सैनिकों का, इन्हें भी बेचना है, पूरी सेना बेचूंगा और उसके बाद ये सेक्ट, और फिर चला जाऊंगा, फिर जाके आराम से ड्रिंक करूंगा। जो शूशे था उसे सिर्फ दारू से मतलब था, ड्रिंक से। उसके लिए वो किसी को भी बेच सकता है और वो लगा पड़ा था इसी काम में, धीरे धीरे करके सब कुछ बेच रहा था। जो शूशे था अपने काम में बिज़ी हो जाता है और लैंड सेक्ट का डोर बंद हो जाता है। सभी लोग जा चुके थे। इधर जो वांगजी था वो पड़ा था कैरेज में और इधर उधर हिल डुल रहा था। कैरेज में कोई नहीं था, अकेले वांगजी था और कोई भी नहीं। आसपास सेना चल रही थी। अचानक से जो कैरेज था उसका एक पहिया टूट जाता है और धड़ाम से कैरेज एक साइड को गिरता है। तभी सैनिक अलर्ट हो जाते और कहते ये क्या हुआ। वो तुरंत ही जाते और कैरेज को पकड़ने लगते, सीधा करने लगते, क्योंकि उसके अंदर प्रिंस था, प्रिंस वांगजी, और वो कहीं गिर ना जाए। तुरंत ही वो लोग संभालने लगते और उस कैरेज को हैंडल करने लगते। तभी उसका किंग कहता है क्या हुआ। तभी जो सैनिक थे वो कहते कैरेज का ये पहिया टूट गया है, इसे ठीक करना पड़ेगा। तभी राजा कहता है लेकिन अब इतनी रात में कहाँ ठीक करते बनेगा, क्या कुछ और नहीं हो सकता। तभी वो लोग कहते हैं हो तो सकता है, इसे यहीं छोड़ना पड़ेगा महाराज, हम इसे बाद में ठीक करा देंगे। तभी महाराज सोचते हैं कि चलो ठीक है। वो महाराज कहते हैं जाओ जाके उस प्रिंस को ले आओ, मुझे ला के दे दो, मैं इस हॉर्स पे रख लूँगा उसे। तभी सैनिक कहते हैं जी। उसके बाद वो जाते, जो कैरेज था उसके पीछे डोर था उसे ओपन करते। ओपन करने के बाद देखते हैं अंदर, तो अंदर कोई नहीं। तभी वो बड़ी बड़ी आइज़ करते हैं, आसपास देखते हैं, जो कैरेज था पूरी तरीके से खाली। वो तुरंत ही बाहर निकलता और बाहर देखता कहीं गिर तो नहीं गया वांगजी इसकी विंडो से, बट कहीं पे भी नहीं था वांगजी आसपास, ऊपर नीचे। तभी आसपास के सैनिक कहते हैं क्या हुआ है, क्या ढूंढ रहे हो, निकालो उन्हें। तभी वो सैनिक कहता है अंदर कोई नहीं है, बताओ जाके महाराज को। तभी वो डर जाते और कहते क्या, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। वो लोग तुरंत ही जाते हैं महाराज के पास और कहते हैं महाराज प्रिंस नहीं है, उस कैरेज में नहीं है। तभी वो महाराज डर जाते और कहते उसकी बड़ी रकम दी है मैंने, वो ऐसे कैसे। वो तुरंत ही उतरते हैं और आते हैं, आसपास का जगह देखते हैं, कैरेज देखते हैं, लेकिन कहीं पे भी वांगजी नहीं था। वो महाराज कहते हैं ये कैसे हो सकता है, वो कहाँ गया, उसके तो हाथ बंधे थे और वो नशे में भी था, वो उठ के खड़ा नहीं हो पा रहा था, तो वो भागेगा कैसे। ये बहुत अजीब है, ये धोखा है या फिर कुछ और। तभी वो लोग कहते धोखा कैसे हो सकता है महाराज, वो चल नहीं पा रहा था, अगर वो लोग कोई प्लान करते तो ऐसा होता, लेकिन वो तो नशे में था और उससे बहुत ज़्यादा ड्रिंक की स्मेल भी आ रही थी, झूठ भी नहीं था। इतनी देर अपने आप को ऐसे देखना किसी के सामने, महाराज ये सच में ड्रंक था, लेकिन वो गया कहाँ, हम सब यहीं थे और वो कहीं नहीं गए। तभी महाराज कहते आसपास ढूंढो, देखो कहीं ऐसा तो नहीं वो कैरेज से गिर गया हो, फिर अपने आप रेंगते हुए निकल गया हो इधर उधर, देखो फटाफट ढूंढो। तभी सभी लोग आसपास ढूंढने लगते हैं। इधर हमें सीन दिखाते हैं जहाँ पे पेड़ के पीछे एक पर्सन खड़ा था और स्माइल कर रहा था और वो देखता है सामने की तरफ। उसके चेस्ट पे वो पर्सन बिल्कुल लीन था। जो पर्सन था उसने फेस पे मास्क लगाया था। वो धीरे से उस छोटे से प्रिंस को पकड़ता है, मतलब कि प्रिंस वांगजी को, और धीरे से अपने हॉर्स पे रख देता है और ख़ुद बैठ जाता है और वहाँ से निकल लेता है। दूर से वो ये नज़ारा देख रहा था, ये सब कुछ।
इधर वो लोग ढूंढते रहते हैं आसपास। रात का टाइम था, सही से कुछ दिख नहीं रहा था। और एक हॉर्स वहाँ से आराम आराम से निकल जाता है और आगे जाके वो पर्सन अपनी स्पीड बढ़ाता है और यहाँ से टाइम स्किप करके दिखाते एक महल का, जहाँ पे रूम में उस प्रिंस की आइज़ ओपन होती है। वांग जी धीरे धीरे करके आइज़ ओपन करता है और उसका सर बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्योंकि उसे इतना हाई डोज दिया गया था कि वो सेंस में न रहे। वांग जी जब उठता है, आसपास देखता है तो ये एक रूम था, लेकिन एक शाही रूम। वांग जी देखता है वो कहाँ पे, तो वो एक बड़े से बेड में था, किंग साइज़ बेड में। वांग जी आसपास देखता है और सोचता है कि वो कहाँ है। वांग जी को कुछ भी याद नहीं था, क्या हुआ क्या नहीं, बस उसे उस समय महसूस हो रहा था, लेकिन उसे कुछ याद नहीं उसके साथ हुआ क्या, वो है कहाँ। वांग जी बस उठने की कोशिश करता है और अपने हाथों को महसूस करता है कि वो बंधे हुए अभी भी। वांग जी खुद को देखता है तो उसके कपड़े ऐसे उलझे हुए पड़े थे, लाइक बस इनर लेयर बंधी हुई थी, बाकी ऊपर के कपड़े ऐसे ही थे। वांग जी अपने हाथों को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके हाथ खुल नहीं रहते। तभी फुट स्टेप की आवाज़ सुनता है वांग जी देखने की कोशिश करता है। तभी जो साइड वाला रूम था, लाइक डोर था, उससे कोई निकल रहा था बाहर। तभी वांग जी देखता है और चिल्ला के बोलता है, कौन है तुम। तभी वो पर्सन देखता है वांग जी की तरफ। वांग जी आइज़ ब्लिंक करता है और वो नहीं पहचानता था इस इंसान को। तभी वांग जी कहता, कौन है तुम, मेरे हाथों को बांध के क्यों रखा है, और मैं कहाँ हूँ, और तुम हो कौन, मुझे खोलो अभी के अभी। तभी वो पर्सन स्मिक करता है, पास आता है और धीरे से बेड पे अपना एक पैर रखता है और उस पर अपना हाथ टिकाता है और धीरे से बोलता है, उठ गया प्रिंस। तभी वांग जी कहता है, कौन हो तुम। तभी वो पर्सन कहता है, मैं किंग वही वुशन, वही सेक्ट का प्रेजेंट किंग। तभी वांग जी बड़ी बड़ी आइज़ करता है। इस सेक्ट के बारे में वांग जी ने सुना था, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सेक्ट है और इसका किंग भी। तभी वांग जी आइज़ ब्लिंक करता है और कहता है, किंग, तुम किंग हो, मैं तुम्हारे यहाँ, मैं क्या तुम्हारे यहाँ। तभी विंग कहता, तुम वी सेक्ट में हो, मेरे बेडरूम में हो। तभी वांग जी आइज़ ब्लिंक करता है। ये जो पर्सन था जो वांग जी को उठा के लाया था, वो विंग ही था। विंग ही वांग जी को वहाँ से आराम से निकाल लाया था और किसी को पता भी नहीं चला। इधर वांग जी घूर घूर के विंग को देख रहा था। वांग जी कहता, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, और आप मुझे यहाँ क्यों लाए। तभी विंग कहता है, क्योंकि तुम्हें बेचा गया है, तभी मैं तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। वांग जी हैरानी से देखता और कहता, बेचा क्या है, मतलब क्या है। वांग जी को विंग देखता और कहता है, मतलब। वो आराम से बैठ जाता है बेड पे और धीरे से वांग जी के पास आता है। वांग जी देख रहा था बड़ी बड़ी आइज़ करके। वही हाथ बढ़ाता है, वांग जी को फ्लिप कर देता है। इस समय वांग जी मुंह के बल था। वांग जी झटपटाता है और कहता है, क्या करे हो। तभी वही कहता है, शांत हो जाओ। वो धीरे से वांग जी के हाथों को खोलते हुए बोलता है, तुम्हें सेल किया है तुम्हारे अंकल ने और तुम्हें ख़रीदा गया है, मैं तुम्हें यहाँ ले आया। तभी विंग की बात सुन के वांग जी को गुस्सा आती है कि उसके अंकल ने उसे बेच दिया और विंग ने उसे ख़रीद लिया। कैसा किंग है ये जो एक ह्यूमन को ख़रीद लिया, और कैसा उसका अंकल है जिसने बेच दिया अपने नेफ्यू को। वांग जी का टेम्पर हाई हो जाता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है वांग जी जैसे देखता है उसके हाथ खुल गए, वो मुठ्ठियाँ कस लेता है और तुरंत ही बेड पे हाथ रखता है, उठ के बैठ जाता है और कहता है, ये सही नहीं किया अंकल ने, उन्होंने मुझे बेच दिया तुम्हें। विंग देख रहा था और स्मिक करता है। तभी वांग जी कहता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई एक प्रिंस को ख़रीदने की, तुम्हें शर्म नहीं आई, एक किंग होके एक प्रिंस को ख़रीद रहा। तभी विंग देखता है और कुछ नहीं बोलता है। वांग जी को गुस्सा आती है, वांग जी उठने लगता है, वो अपनी हालत देखता है, वो तुरंत ही अपने कपड़े ठीक करता है फटाफट सारे। वांग जी कहता है, जो भी हो, तुमने भले मुझे ख़रीदा है, लेकिन मैं खुद को बिका हुआ नहीं मानता और मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। विंग को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है एटीट्यूड वांग जी का। तभी विंग कहता है, तुम्हें लगता है तुम यहाँ से जा सकते हो बच के,
तभी वांगजी कहता है, डरता मैं किसी से नहीं हूँ, समझ में आया, और अपने अंकल को तो मैं सबक सिखा के रहूँगा। वो एक स्माइल करता है और कहता है, अपने अंकल का तुम्हें जो करना करो, मुझे क्या, लेकिन तुम्हें मैं यहाँ लेके आया हूँ तो तुम अब मेरे हो। तभी वांगजी कहता है, मैं किसी का नहीं हूँ, समझ में आया आपको किंग। वेइंग देखता है कि वांगजी बेड से उतर गया है। वेइंग भी उतर जाता है और कहता है, समझना अब तुम्हें कि तुम्हें यहाँ से कहीं नहीं जाना है, यही रहना है। वांगजी कहता है, मैं कहीं नहीं रहूँगा, मैं वापस अपने सेक्टर जाऊँगा। वेइंग कहता है, तुम्हारे अंकल ने तुम्हें सेल कर दिया है, तुम वापस से वहीं जाओगे। तभी वांगजी कहता है, हाँ, अब मैं खुद अपने सेक्ट को संभालूंगा और उनको उनके किए की सज़ा दूंगा, और साथ में आपको भी, जो आपने किया है। वो एक आईब्रो रेस करता और कहता है, मुझे सज़ा तुम दोगे। तभी वांगजी कहता है, हाँ, आपको मैं सज़ा दूंगा आपके किए की। तभी वो गुस्से में आता है थोड़ा, और वांगजी को देखता है और कहता है, ठीक है, मुझे सज़ा दे के बताओ, तुम में अगर हिम्मत है प्रिंस वांगजी। वांगजी आसपास देखता है, तभी देखता है तो एक स्वॉर्ड थी साइड में। विंग भी देखता है उसी स्वॉर्ड को, वो विंग की थी। वांगजी जाता है उसके पास, तुरंत ही उस स्वॉर्ड को निकाल लेता है, हालांकि वो बहुत हैवी थी, फिर भी वो निकाल लेता है और उसे विंग की तरफ पॉइंट करता है। वो संभल ले रही थी वांगजी से। विंग देखता है और डेविल स्माइल देता है और कहता है, ओह, तुम मुझे हर्ट करोगे, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, यानी कि तुम्हारा ओनर, तुम मुझे ही हर्ट करोगे। तभी वांगजी कहता है, तुम मुझे रोक के दिखाओ। वांगजी की बातों से विंग को काफ़ी चैलेंजिंग फील होता है। विंग कहता है, श्योर। वांगजी की तरफ विंग बढ़ता है। वांगजी वहीं खड़ा था स्टिफ, और अभी भी पॉइंट थी तलवार। धीरे धीरे वांगजी की तरफ विंग आता है और सट जाता है उस तलवार की नोक से, और उसके चेस्ट पे वो हिट हो रही थी। वांगजी देखता है घूर के। वांगजी की हाइट छोटी थी, अभी वो बच्चा था, तो उसकी हाइट भी कम थी। वांगजी देख रहा था, लेकिन उसमें गुरूर, उसकी आंखों में आग बराबर थी। वांगजी प्रेस करता है, और वांगजी के ऐसे करने से विंग को थोड़ा चुभता है। विंग टाइट करके स्वॉर्ड को पकड़ लेता है, और पकड़ के उसी स्वॉर्ड से उसे खींच लेता है अपने पास, और वांगजी सीधे हिट होता है विंग से। तभी वांगजी हड़बड़ा जाता है, और वो विंग के हाथों को देखता है बड़ी बड़ी आइस करके। विंग के हाथ कट गए थे, लेकिन विंग को फ़र्क नहीं। विंग वांगजी की कमर पे हाथ रखता है और कहता, हाँ, तो तुम मुझे हर्ट करोगे, और कुछ इससे ज़्यादा हर्ट कर सकते हो। जो वांगजी था वो स्वॉर्ड छोड़ देता है और देखता है। विंग कहता है, जो करना करो, लेकिन यहीं पे रहना पड़ेगा, समझ में आया। तभी वांगजी कहता है, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। तभी विंग कहता है, तुम्हें खरीदा गया है तो तुम गुलाम ही हो। तभी वांगजी आज ब्लिंक करता है। विंग कहता है, जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हारे पैसे दिए गए। तभी वांगजी सर नीचे करता है। विंग कहता है, एक्सेप्ट करो अपनी रियलिटी, उससे भाग क्यों रहे, वैसे भी ये तुम्हारे अंकल ने किया, तो गुस्सा करना उन पे करो, मुझ पे नहीं। मैं तो तुम्हें लेके आया हूँ, लेकिन बेचा तो तुम्हारे अंकल ने, समझे। तभी वांगजी सर नीचे करता है। वांगजी कहता है, मुझे किसी का गुलाम नहीं बनना। तभी विंग कहता है, तुम तो बन गए। विंग की बात सुन के वांगजी अपसेट हो जाता है, उसकी आंखें नम हो जाती हैं। उसके बाबा के जाने के बाद ये दूसरी बार उसकी आइज़ नम हुई थी। उसने खुद को संभाल लिया था, स्ट्रॉन्ग किया था उसके बाबा और मदर के जाने के बाद, लेकिन अगेन से वो वीक फील करता है खुद को। वांगजी धीरे से विंग से दूर होता है, उसके हाथ को हटा देता है और देखता है विंग को। वांगजी कहता है, नहीं, मैं किसी का गुलाम नहीं बन सकता, मैं किसी का गुलाम नहीं बन सकता, मुझे लड़ना है, मैं लड़ के मर जाऊंगा, लेकिन गुलामी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। तभी वांगजी को देखता है विंग और स्मिक करता है और कहता है, ठीक है, तो तुम मुझसे लड़ लो, अगर तुम जीत गए तो तुम जा सकते हो, और अगर हार गए तो तुम्हें मेरी गुलामी स्वीकार करनी होगी। तभी वांगजी कहता है, मंजूर है, मुझे स्वॉर्ड चाहिए, मैं तुमसे स्वॉर्ड फाइट करना चाहूँगा। विंग स्मिक करता है और कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए
स्वॉर्ड अरेंज करता हूँ। वांग जी मन में कहता है, काश मेरी तलवार मेरे पास होती तो बताता इसे। चाहे ये जो भी हो, कोई किंग ही क्यों ना हो, मैं किसी की गुलामी स्वीकार नहीं करूँगा। मैं प्रिंस हूँ, किसी का नौकर नहीं। तभी विंग इशारा करता है, अपने गार्ड्स को बुलाता है और कहता है, एक स्वॉर्ड लेके आओ, बेहतरीन धार उसकी, इनके लिए। तभी वो जाता है बो डाउन करके और थोड़ी देर में एक स्वॉर्ड लेके आता है और वांग जी के सामने प्रेजेंट करता है। बाअदब वांग जी ले लेता है और उन्हें धन्यवाद करता है। फिर वो विंग को देखता है और कहता है, आपका शुक्रिया मुझे बराबरी का मौका देने के लिए, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। तभी विंग स्माइल करता है और कहता है, चले। तभी वांग जी कहता है, उसके बाद दोनों वहाँ से निकल जाते बाहर और अब इस समय वो ग्राउंड पे आ गए थे। वांग जी उजड़ा खुजड़ा था लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल क्यूट लग रहा था। सभी देख पा रहे थे इस प्रिंस को, नाम सुना था कि ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और आज देख भी पा रहे थे 20 सेक्ट के लोग। और वो देखने वाले थे कि वॉर होने वाली है, लाइक फाइट होने वाली है वांग जी और विंग के बीच में। और सभी एक्साइटेड थे क्योंकि उसके किंग कभी भी बच्चों से फाइट नहीं करते थे, आदत थी, मतलब विंग कभी भी बच्चों के साथ फाइट नहीं करता था। वो एक स्माइल करता है, उसके बाद अपने स्वॉर्ड को हवा में वेव करता है एक बार और उसके बाद वांग जी की तरफ पॉइंट करता है। वांग जी भी जो मूव दिखाता है अपने स्वॉर्ड को हवा में वेव करने का, विंग को इम्प्रेस करता है काफ़ी ज़्यादा। विंग को देखना चाहता था वांग जी के अंदर और स्टेप बाय स्टेप देख भी रहा था। तभी वांग जी पॉइंट करता है और कहता है, लड़ो मुझसे किंग। तभी विंग कहता है, आफ्टर यू। तभी वांग जी को गुस्सा आती है और वो तुरंत ही विंग पे अटैक कर देता है और विंग डिफेंड करता है और अपनी स्वॉर्ड को सामने करता है। वांग जी कंटिन्यू अटैक करता है बट विंग आराम से डिफेंड कर रहा था। वांग जी समझ जाता है कि विंग किंग है तो ऐसा वैसा थोड़ी होगा। अभी वांग जी सिर्फ नॉर्मली अटैक करता है लेकिन धीरे से वो मूव स्टार्ट करता है। वो वाटर की तरीके फ्लो करता था, लाइक वैसे फाइट करता था। अचानक से जो विंग का कपड़ा था वो कट जाता है, मतलब कि जो उसका स्लीव था वो तुरंत ही कट के ज़मीन पे गिरता है और वांग जी डेविल स्माइल देता है। विंग अचानक से इम्प्रेस हो जाता है। ये आर्ट काफ़ी ज़्यादा यूनिक थी, ये विंग को आती थी लेकिन वांग जी को भी आती है इतनी कम एज में, ये बड़ी बात थी। विंग इम्प्रेस होता है और उसके बाद वो भी अटैक करता है वांग जी पे। वो बिल्कुल भी वांग जी को वीक नहीं समझता है क्योंकि इस सब को सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा तपस्या करनी पड़ती है, लाइक उन्हें बहुत ज़्यादा मेडिटेट करना पड़ता है और ईज़िली ये सब कुछ नहीं आता है, ये विद्या ये कला नहीं आती है। जैसे ही वांग जी देखता है उस पर अटैक हुआ है वो तुरंत ही डिफेंड करता है और वो ब्लॉक कर देता है विंग को। अचानक से विंग को देख के खुशी होती है। अभी तक वो वांग जी को अटैक करने दे रहा था और वांग जी के मूव देख रहा था, लेकिन अब विंग देखना चाहता था कि क्या वांग जी खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है। अचानक से विंग को ब्लॉक कर देता है वांग जी, तो विंग भी सरप्राइज़ होता है। उसके बाद वो अपनी मूव दिखाता है और ऐसे फाइट में जो वांग जी था उसका कपड़ा भी कट जाता है और ज़मीन पे गिरता है। वांग जी देखता है ये वही मूव थी जो वांग जी को आती थी। विंग स्मिक करता है और वांग जी पे दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वांग जी समझ जाता है कि ये वाली मूव इसे भी आती है, ये टेक्निक। दोनों फिर से अटैक करना स्टार्ट करते हैं और दोनों की फाइटिंग स्किल्स इतनी कूल थी, इतनी अच्छी कि लोग बस देखना चाह रहे थे, मतलब कैसे वो मूव कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, कैसे खुद को बचा रहे हैं। एक स्टाइल था, एक टशन मेड फॉर ईच अदर, ऐसा देखने में लग रहा था लाइक कि जैसे दोनों एक दूसरे के लिए बने। और मतलब कि ऐसा कि विंग को कभी भी किसी ने डिफीट नहीं किया था। फर्स्ट वांग जी था जो इस तरीके से डिफीट कर रहा था, वो भी बच्चा होके। वांग जी अपनी स्पीड और अपनी जो स्किल्स थी उसे हाई करता है। इधर विंग भी अपनी स्किल्स को हाई कर देता है थोड़ा ज़्यादा, ताकि वांग जी के लिए इजी ना हो। वांग जी और अप करता है खुद को और अपनी स्पिरिचुअल पावर से अटैक करना स्टार्ट करता है। इससे वो और ज़्यादा लाइट वेटेड हो गया था और जैसे हवा में फ़्लो कर रहा था और बहुत ही आराम से विंग पे अटैक कर पा रहा था। लेकिन विंग अभी नॉर्मल था, उसने अपने स्पिरिचुअल पावर का यूज़ नहीं किया था और बस वो डिफेंड कर रहा था खुद को और विंग को वांग जी डिफीट कर रहा था। और विंग को मज़ा भी आ रही थी उससे हारने में, बहुत मज़ा आती है वांग जी के हर एक मूव का जवाब देने में विंग को। और विंग हारता जा रहा था और
वांग जी को लग रहा था कि वो जीत जाएगा और इस गुलामी से आज़ाद हो जाएगा और यहाँ से निकल जाएगा। फिर वो सीधे जाके अपने अंकल को जान से मारेगा। उसने यही सोचा था। अचानक से वांग जी ये सोचते हुए अटैक करता है, लेकिन विंग अब अपने फुल फॉर्म में आता है और वो अब जाके एक ही वार करता है और उसमें वांग जी ज़मीन पे, और वांग जी का जो हाथ था वो भी कट जाता है थोड़ा सा, और वांग जी की तलवार अलग गिरती है तुरंत ही उसके हाथ से छूट के, क्योंकि इसमें ऐसा लगा था वांग जी को कि जैसे कि एक करंट जैसा आया हो और उसकी पूरी बॉडी वाइब्रेट कर गई थी और बिल्कुल उसका दिमाग तक बिल्कुल छन्ना गया था। वो तुरंत ही गिर जाता है और उसे समझ नहीं आता एक सेकंड के लिए क्या हुआ। वहीं सामने खड़ा था। वांग जी की स्वॉर्ड दूर पड़ी थी और वो टूट गई थी 2 टुकड़ों में। वांग जी आइस ब्लिंक करके देखता है। वांग जी अपने हाथ को देखता है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी। वहीं कहता है, तुम हार चुके हो। वांग जी देखता है। वांग जी तुरंत ही खड़ा होने लगता है और कहता, नहीं, जब तक मुझ में जान है मैं तुमसे लड़ूंगा। मैं हार नहीं सकता। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन तुमसे हारना नहीं। मुझे कभी गुलामी पसंद नहीं है और ना बनूंगा किसी का गुलाम। वांग जी कहता है, तुम बन गए हो। तुम अपने शब्दों से पीछे नहीं हट सकते। तुमने कहा था तुम्हें हरा दूं तो तुम मेरे गुलाम बनोगे, तो तुम्हें बनना पड़ेगा। मेरी हर एक बात माननी पड़ेगी। तभी वांग जी कहता, नहीं, मैं लड़ना चाहता हूँ अभी भी। वहीं कहता है, ठीक है, तो अब हम खुद एक दूसरे से मार्शल आर्ट के तरीके से फाइट करेंगे। नो स्वॉर्ड, ओके, नो वेपन। तभी वांग जी कहता है, हाँ। उसके बाद वो आगे बढ़ता है। उसके हाथों में चोट थी, फिर भी उसे फ़र्क नहीं था। अभी वो स्टेबल भी नहीं हो पा रहा था। उसके जो हैंगओवर था उसका नशा था और वो थक भी गया था। सर में भी दर्द था, फिर भी वो लड़ रहा था। वांग जी अपनी पावर्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुका था। वहीं की तरफ आता है वांग जी। वांग जी वहीं की तरफ अपने मार्शल आर्ट का यूज़ करता है। कुंफू, मार्शल आर्ट, सारी चीज़ें, और अपने सारे मूव दिखा देता है और विंग उसे पकड़ लेता है और उसे ज़रा सा भी मूव नहीं होने देता। वांग जी काफ़ी देर तक फाइट करता है। वही ना ही उसे हर्ट करना चाहता था ना खुद को, तो वो सीधे वांग जी को ब्लॉक कर देता है। उसके हाथ ब्लॉक कर देता है। उसके दोनों हाथों को पकड़ता है। जैसे वांग जी अटैक करने वाला था वो पकड़ लेता है रिस्ट से और क्रॉस में पकड़ता है और पास ले आता है। और वांग जी चिल्लाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुआ था उसे। वांग जी के एक तो हाथ में चोट थी, ऊपर से वो छोटा भी था और हर्ट हो जाता है वहीं कैसे पकड़ने से। वांग जी को वहीं टाइट करके पकड़ लेता है और उसके हाथों को मोड़ देता है। तभी वांग जी चिल्लाता है और कहता है, छोड़िए मुझे छोड़िए। तभी वहीं कहता है, तुम हार चुके हो, तुम नहीं लड़ सकते मुझसे, एक्सेप्ट कर लो। वांग जी देख रहा था। वांग जी कहता, मुझे हारना पसंद नहीं है, कभी भी नहीं, किसी से भी नहीं। तभी वहीं कहता, पर तुम हार गए उससे। तभी वांग जी कहता, तो मुझे मार दो। वहीं देखता है। वांग जी कहता है, मुझे लड़ते हुए मरना पसंद है, मार दो मुझे, लेकिन मैं तुमसे हार नहीं सकता। मैं एक प्रिंस हूँ, मैं तुम्हारे आगे झुक नहीं सकता। वहीं धीरे से उसके पास आता है और कहता, तुम झुक चुके हो, तुम हार चुके हो। इस हार को भी एक्सेप्ट करना सीखो। ज़िंदगी में जीत ही सब कुछ नहीं होती, बहुत बार हारना पड़ता है और उस हार से सबक लेना पड़ता है। वांग जी कहता है, जो हार मुझे सबक दे, मैं उस हार को ही अपनी ज़िंदगी से बाहर कर देता हूँ। और मुझे अपनी ज़िंदगी से कोई प्यार नहीं है, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ अपनी जीत से प्यार है। उसके लिए मैं मर भी सकता हूँ, और मुझे मार दो या तो मुझसे लड़ो, क्योंकि मैं गुलामी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मैंने कहा था कि मैं एक्सेप्ट कर लूँगा, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूँ। वे उसे छोड़ देता और कहता है, तुम आज से मेरे सर्वेंट हो। वांग जी गुस्सा करता है और कहता है, नहीं हूँ, मैं नहीं हूँ तुम्हारा सर्वेंट। वे देखता है वांग जी की तरफ और कहता है, फॉलो मी, और वो आगे जाने लगता है। वांग जी को पसंद नहीं आता। वो उसे टूटी स्वॉर्ड को देखता है, उसे उठा लेता और कहता है, हिम्मत है तो मुझसे लड़ाई करो। और वो उसकी तरफ बढ़ता है। वो सोचता है इसी से अटैक करेगा, लेकिन अचानक से वांग जी के हाथ को वहीं पकड़ लेता है और ट्विस्ट कर देता है। तभी वांग जी चिल्लाता है कस के, क्योंकि एकदम से सडन से विंग टर्न हुआ, वांग जी के अटैक को ब्लॉक किया, उसके हाथ को मोड़ दिया और वांग जी के हाथों से अगेन से वो स्वॉर्ड गिर गई। वहीं कहता, मत करो ऐसा, मैं तुम्हें ऐसे हर्ट नहीं करना चाहता।
तभी वांग जी कहता है तुम यहाँ मुझे हर्ट करने ही लाए हो, मुझे पता है गुलामों के साथ क्या किया जाता है। तभी वेइंग कहता है वटेवर, मेरे साथ चलो, और वो हाथ पकड़ के लाने लगता है ज़बरदस्ती। वेइंग के हाथ को वांग जी छुड़ाने की कोशिश करता है और कहता है छोड़ दो मुझे, जाने दो, मैं तुम्हारा गुलाम कभी नहीं बनूंगा। मैंने कहा ना, मेरा हाथ छोड़ दो, मैं कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा गुलामी। मैं तुम्हें जान से मार दूँगा या तो खुद मर जाऊँगा, लेकिन तुम्हारी गुलामी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। वेइंग कुछ नहीं कहता, वो उसे बचकाना बच्चा समझता है। वांग जी अपने हाथों को बहुत ज़्यादा खींचता है, उसके हाथों से ब्लड निकल रहा था लेकिन उसे परवाह नहीं। वेइंग को फिक्र होती है, वो उसे लेके ऊपर आता है अपने रूम में। वेइंग कहता है जैसा कि मैंने कहा था, तुम मुझसे लड़ाई करोगे और अगर हार गए तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, जो भी डिसीज़न होगा। तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये बहुत गलत है, इसकी सज़ा तुम्हें दी जा सकती है। वांग जी कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, मेरे हाथ को छोड़िए किंग। बट वेइंग नहीं छोड़ता है। वेइंग धीरे से बोलता है अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पे गुस्सा ना करूं और मैं अपना गुस्सा तुम पे ना निकालूं, तो चुपचाप मेरी बात मान लो, सीधी तरीके से जो है उसे एक्सेप्ट करो, अपनी हार को एक्सेप्ट करना सीखो लैन वांग जी, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अभी तक मैंने तुमसे बहुत प्यार से, बहुत आराम से बात की है, जबकि तुम्हारी हिम्मत नहीं है मेरे सामने मुंह खोलने की, फिर भी तुम बोल पा रहे हो। इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें बोलने दे रहा हूँ, इसलिए मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वांग जी देखता है, एकदम से वो डर गया था। वेइंग की आंखें बहुत ही ज़्यादा डेंजरस लग रही थी। वेइंग टाइट करता अपने ग्रिप को वांग जी के हाथों पे, और वांग जी को पेन फील होता बहुत बुरा। इस समय फ़ाइट करते करते इवनिंग हो गई थी। वांग जी और वेइंग मॉर्निंग से ही फाइट कर रहे थे। तभी वांग जी को वेइंग रूम तक ले आता। इस समय रूम के बाहर था बालकनी में वेइंग और वांग जी को वेइंग खींचते हुए ले जा रहा था। वांग जी धीरे से कहता अच्छा ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ सब कुछ जो भी आप कह रहे हैं। तभी वेइंग रिलैक्स होता है और वांग जी की तरफ टर्न होता है और कहता है क्या सच में अब तुम कोई भी ड्रामा नहीं करोगे? तभी वांग जी कहता नहीं, मैं कुछ भी नहीं करने वाला, मेरा हाथ छोड़ो, तुम्हें दिख नहीं रहा मेरे हाथों से ब्लड निकल रहा है। तभी वेइंग कहता है तुम नहीं, तमीज़ से, मैं किंग हूँ, अगर मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दे रहा हूँ तो बदले में तुमसे रिस्पेक्ट चाहूँगा, मुझसे बदतमीज़ी नहीं। वांग जी खुद को कंट्रोल करता है, वो पैनिक हो गया था, उसके अंदर बहुत गुस्सा आ गया था, उसके अंकल की वजह से और वेइंग की वजह से। एक ने बेचा, दूसरे ने ख़रीदा, इस वजह से बहुत गुस्सा आ रही थी वांग जी को। वांग जी कहता है जी महाराज, बिल्कुल नहीं, मैं आपकी इंसल्ट कैसे कर सकता हूँ, मुझ में भला इतनी हिम्मत है जो मैं आपका सामना भी कर सकूँ? तभी वेइंग देखता है और कहता है रियली? तभी वांग जी कहता है जी। तभी वेइंग कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ रहा हूँ, अंदर चलो, मुझे तुमसे बात करनी है और तुम्हें सारे रूल्स रेगुलेशंस बताने हैं। अब से तुम कैसे बिहेव करोगे, कैसे मेरे साथ रहोगे, तुम्हें क्या क्या करना है मेरे लिए, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊँगा। वांग जी वेइंग को देखता है, दोनों की डार्क आइज़ थी, मतलब वांग जी की भी मिस्टीरियस आइज़ थी जैसे कि वो बहुत कुछ छुपा रहा हो, और वेइंग की भी मिस्टीरियस आइज़ थी जैसे कि वेइंग भी बहुत कुछ छुपा रहा हो वांग जी से। वांग जी देख पा रहा था वेइंग की आंखों में कि वेइंग झूठ बोल रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छुपा रहा है, कुछ सस्पिशियस है। और ऐसे ही वांग जी की भी आइज़ थी। वेइंग हाथ छोड़ देता है, वांग जी अपने रिस्ट को देखता है। वांग जी कहता है महाराज, मैं आपसे हार चुका हूँ, मैं अपनी गुलामी मंजूर करता हूँ। और वो दांत पीसते हुए बोलता है। तभी वेइंग कहता है ठीक है, तुम्हें अंदर आना है, तुम अब से मेरे साथ मेरे रूम में रहोगे, जो भी मेरी ज़रूरत की चीज़ है उसे तुम पूरा करोगे। वांग जी देख रहा था, वेइंग अंदर जाने लगता है, वांग जी वेइंग के पीछे पीछे आ रहा था। अचानक से वांग जी बैक स्टेप लेता है और वेइंग को जैसे फील होता है, वेइंग तुरंत ही टर्न होता है, वांग जी स्मिक करता है। वेइंग देखता है वांग जी को हैरानी से। वांग जी कहता है भूल जाइए किंग कि आप मेरे मालिक बन सकते हैं, मेरे ओनर। वो पीछे पीछे होता है और वो डेविल स्माइल दे रहा था। वांग जी कहता है मैंने आपसे कहा था ना,
मैं मर सकता हूँ लेकिन किसी की गुलामी स्वीकार नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ मैं आपको हरा नहीं सकता, आप किंग हैं, और मुझे लगा था शायद मैं आपको हरा पाऊँ। कहीं ना कहीं एक होप थी कि मैं आपसे जीत जाऊँगा, लेकिन मैं नहीं जीत पाया। मैंने ट्राई किया, मैंने हर तरीके के मूव ट्राई किए, लेकिन लड़ नहीं पाया आपसे, क्योंकि मैं अभी बच्चा हूँ, अभी मुझ में उतनी स्ट्रेंथ नहीं, इसलिए हार गया आपके आगे। कोई बात नहीं, लेकिन इस गुलामी में जीतूँगा मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता ये सब कुछ। वांग जी पीछे पीछे हो जाता है और वो बिल्कुल रेलिंग से जाके सट जाता है। तभी विंग बस देख रहा था हैरानी से। विंग के जो रूम था उसके आसपास कोई भी सैनिक नहीं थे बाहर, तो इस समय वांग जी विंग अकेले थे। वांग जी स्माइल करता डेविल, और वो धीरे से जो रेलिंग थी उस पर बैठ जाता है। वांग जी को विंग देखता है और विंग कहता है, देखो प्रिंस, जल्दबाजी मत करो, रुक जाओ, कुछ मत करना ऐसा कि तुम्हें पछताना पड़े। बट वांग जी स्मिक करता है और वो धीरे से पीछे की तरफ मतलब झुक जाता है और वो पीछे खुद को पुश करता है, लाइक वो उस बड़े से महल की बिल्डिंग से गिरने वाला था। वांग जी को ऐसे देख के विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है। विंग काफ़ी क्लोज था, तुरंत ही वो वांग जी के हाथ को पकड़ लेता है। मतलब जैसे वांग जी गिरा, विंग दौड़ के गया और उसने वांग जी के हाथ को पकड़ लिया। तभी वांग जी लटक जाता है। वो काफ़ी ऊंचाई पे थे, महल बहुत ऊंचा था, जहाँ पे विंग का रूम था वो भी काफ़ी टॉप पे था। वांग जी यहाँ से गिरा तो बचेगा नहीं। वांग जी देखता है विंग ने टाइट करके हाथ पकड़ा था, ये वही हाथ था जिसमें चोट थी, ब्लीडिंग हो रही थी। विंग कहता है, प्रिंस वांग जी, ये क्या हरकत है। वांग जी को विंग खींचने की कोशिश करता है। वांग जी अपने वेट को और ज़्यादा हाई कर देता है, लूज़ मतलब बॉडी को लूज़, जिससे विंग को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। विंग कहता है, जानबूझ के खुद को मार रहे हो, तुम कायरों की तरीके बिहेव कर रहे हो। विंग उसे गुस्से में देख रहा था। विंग कहता है, तुम प्रिंस हो लेकिन तुम बिहेव ऐसे कर रहे हो जैसे कि तुम कोई कायर हो, भाग रहे हो। मरना सल्यूशन है, कैसे प्रिंस हो तुम, लड़ना है तो लड़ो। तभी वांग जी कहता है, लड़ नहीं सकता तुमसे, हार गया हूँ तुमसे, इसीलिए तो मर रहा हूँ, क्योंकि तुम्हारा नौकर नहीं बन सकता मैं। वही कहता है, प्रॉब्लम क्या है, और वो खींच रहा था, बट वांग जी उसे हिट कर रहा था बार बार, और वांग जी विंग को खुद को ऊपर उठाने नहीं दे रहा था। वो अपने पैरों को चला रहा था, जिसकी वजह से विंग स्टेबल नहीं हो पा रहा था। वो वांग जी को खींच रहा था। विंग कहता, देखो ये बचकानी हरकतें मत करो, और वो उसे दोनों हाथों से खींचने का ट्राई करता है, लेकिन वांग जी अपने पैर को मारता है उस वॉल पे जो कि सामने थी, और उससे हिट करता है, लाइक झटका लगता है वो विंग के हाथों पे, और जो दोनों हाथों से पकड़ के विंग खींच रहा था, एक ही हाथ में वांग जी रह जाता है, बस थोड़ा सा। विंग टाइट करके पकड़ लेता ग्रिप। विंग कहता है, ये क्या करो तुम्हें कुछ हो जाएगा। विंग बड़ी बड़ी ऐस करता है। वांग जिसमें करता है और कहता है, हो जाए तो हो जाए, मैं डरता नहीं हूँ आपसे। और वो दोबारा झटका देने वाला था, वो पैर लगाता है उसी वॉल पे। विंग समझ जाता है। विंग को गुस्सा आती है, वो बहुत ज़्यादा ग्रिप को टाइट करता है और अचानक से एक झटके में ऊपर की तरफ खींच लेता है। और वांग जी मतलब अब की अगर वो फोर्स करता खुद के पैर से दूर की तरफ, तो तुरंत ही वांग जी नीचे जाता, गिरता, लेकिन विंग ने खींच लिया अपनी तरफ, और वो टाइट करके वांग जी को उसकी कमर से पकड़ लेता है और अपनी पास करता है और तुरंत ही ऊपर खींच लेता है। वांग जी बड़ी बड़ी ऐस करके देखता है। विंग वांग जी को एक स्लैप करता है और धड़ाम से वांग जी उसी जो रेलिंग थी उससे टकराता है और नीचे गिरता है। तब वांग जी के सिर पे चोट आती है और उसके मुंह पे भी एक थप्पड़ पड़ा था, जोरदार। विंग धीरे से बैठता और कहता है, एक बात कान खोल के सुन लो, तुम्हारा मास्टर हुआ आज से मैं, तुम्हारा ओनर, तुम्हारा किंग। तुमने अगर मरने की कोशिश की तो वहाँ से भी तुम्हें बचा के लाऊंगा, और तुम्हारा वो हाल करूँगा कि तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा। अब तुम कोई प्रिंस नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ गुलाम हो जिसे बेचा गया है, समझे। इससे पहले तुम प्रिंस थे, फिर भी मैंने तुम्हें रिस्पेक्टफुली सब कुछ करने दिया, लेकिन बस बहुत हो गया। तुमसे ये प्रिंस का ओहदा छिन चुका है, अब तुम प्रिंस रहे नहीं, समझ में आया। तो अपने आप को नॉर्मल बना लो तो ही अच्छा है। मरने तो मैं तुम्हें दूंगा नहीं, और जीना तुम्हें गुलाम बन के ही पड़ेगा। तुम मेरी गुलामी एक्सेप्ट करो,
वो टाइट करके वांगची के हाथों को पकड़ता है और खींचते हुए उसे मतलब फ्लोर पे खींचते हुए अंदर की तरफ ले जाता है। वांगची चिल्लाता है, अपने हाथ पैर को चलाता है और कहता है कभी नहीं,